मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हेनरी फ्योल्स, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट की 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम प्रशासनिक विचारधारा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि 1900 से 1935 तक जो परंपरावादी योग ट्रेडिशनल रहा चला, उसमें 3 विचारधाराओं का उदय हुआ। पहली साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जिसका अध्ययन अभी हमने पिछले वीडियो में किया था, जिसको टेलरिज्म भी कहा जाता है। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, प्रशासनिक विचारधारा का अध्ययन कर रहे हैं। प्रशासनिक विचारधारा में ही आज हम अध्ययन करेंगे हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों का और उनके द्वारा दी गई थ्योरी का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम हेनरी गुलिक द्वारा दी गई पोर्टस्कॉर्प थ्योरी का अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं प्रशासनिक विचारधारा है क्या। तो वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा का आरंभ कहाँ पर हुआ था? कल हमने देखा था अमेरिका में हुआ था। यूएसए में एक श्रमिक के रूप में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कार्य प्रारंभ किया था और अपनी मेहनत के दम पर वो प्रमुख अभियंता बन गए थे उसी कंपनी में। उन्होंने ही टेलरिज्म को दिया था। इसका विकास अमेरिका में हुआ, किंतु इसके ठीक उसी समय यूरोप में भी एक पूरक संपूर्ण विचारधारा प्रचलित हो रही थी, जिसको प्रशासकीय विचारधारा के नाम से जाना जाता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह विचारधारा अनेक विद्वानों के विचारों का परिणाम रही। इनमें हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक तथा ओलिवर सेल्डन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब देखते हैं हेनरी फ्योल का योगदान। हेनरी फ्योल कंट्रीब्यूशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, देखते हैं। हेनरी फ्योल कहाँ के थे? यूरोप के थे, और यूरोप में भी कहाँ के थे? ये फ्रांस के अभियंता थे। कहाँ के थे? फ्रांस के अभियंता थे। इनको आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता पूछा जाए तो वो है टेलर, और आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाए तो वो हेनरी फ्योल को माना जाता है। ये फ्रांस के थे। 1841 से 1925 इनका टाइम पीरियड रहा। उन्होंने प्रबंध के संबंध में अपनी विचार, अपनी जो लोकप्रिय पुस्तक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 1916 में प्रकाशित किया। कौन सी पुस्तक है इनकी? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में प्रकाशित की, और उसमें प्रशासन से संबंधित इन्होंने सिद्धांतों को व्यापक स्वीकृति मिली। इनके जो सिद्धांत थे उनको, और विश्व के सभी राष्ट्रों के प्रशासकों एवं संगठनों के मालिकों ने इसको अपनाया। इनकी प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रोसेस के रूप में वर्णन किया जाता है। तो हेनरी फ्योल के जो प्रशासन के 14 सिद्धांत थे, उनका प्रतिपादन इन्होंने किया, जो कार्यक्षमता बढ़ाने में सक्रिय योगदान देते हैं। अब ये 14 सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले इन 14 सिद्धांतों को एक बार में देख लेते हैं, फिर इनका वर्णन करेंगे। पहला है कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा है अथॉरिटी। तीसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन। तीसरा है नियंत्रण की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा है निर्देशन की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। छठवीं है सार्वजनिक स्थिति में
व्यक्तिगत हित का त्याग करना। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सातवां है वेतनमान, रिमेनरेशन। आठवां है अधिकृत पद का सोपान, स्टेप ऑफ अथॉरिटी। नौवां है ऑर्डर, आदेश। 10वां है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। 11वां है इक्वलिटीज, समानता। 12वां है सेवा का स्थायीकरण, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फॉर पर्सन्स। 13वां है बंधुत्व की भावना, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। और 14वां है पहल की भावना, स्पिरिट ऑफ इनिशिएटिव। तो अभी 14 सिद्धांतों को अब देखते हैं एक एक से। क्या है ये 14 सिद्धांत? पहला है डिवीजन ऑफ लेबर। फ्योर के मतानुसार प्रत्येक कार्य को सुविधाजनक कार्यांशों में विभाजित करके अलग अलग कार्यांशों को उसके लिए योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति से संपन्न कराया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। कोई भी काम जो काम कर सकता हो उससे वही कराना चाहिए। प्रत्येक कार्य को किसी भी व्यक्ति से नहीं कराया जाना चाहिए। ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी में भी था। फोरमैनशिप, जिसमें एक विशेषज्ञ होता था जो सहायता करता था। इसमें तो कह रहा है कि प्रत्येक कार्य को ही अलग अलग व्यक्तियों द्वारा कराया जाना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क भी कहा जा सकता है। दूसरा है अधिकार एवं दायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनके मतानुसार किसी भी संगठन में अधिकार और दायित्व साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कहे अथॉरिटी है हमारे पास लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना कोई भी अथॉरिटी नहीं चलनी चाहिए। अधिकार और दायित्व एक साथ चलने चाहिए। तीसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन से आशय अपने से उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन करने, नियमों के प्रति आस्था तथा संबंधित अधिकारियों के प्रति आदर भाव रखने से है। किसी संगठन में अच्छा अनुशासन उच्च कोटि के सुयोग्य प्रशासकों, स्पष्ट एवं निष्पक्ष नियमों तथा समझौतों, विवेकपूर्ण दंड विधान एवं न्यायोचित व्यवहार से ही स्थापित किया जा सकता है। यानी ये दंड का विधान की बात करते हैं। कहते हैं कि यदि कोई अनुशासन में नहीं रह रहा है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी होना चाहिए, लेकिन ये दंड विवेकपूर्ण दिया जाना चाहिए, न्यायोचित ढंग से दिया जाना चाहिए। सभी की उच्च अधिकारियों के प्रति आस्था होनी चाहिए, आदर भाव होना चाहिए। चौथा है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति को कई लोग आदेश दे रहे हैं। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। इसका आशय यह है कि एक कर्मचारी को समस्त आदेश एक ही अधिकारी से मिलने चाहिए। आदेश की एकता के अभाव में अनुशासन भंग होने की आशंका बनी रहती है तथा संगठन में सर्वत्र भ्रांति का वातावरण छाया रहता है। पांचवा सिद्धांत है निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस सिद्धांत का आशय है कि अमुक उद्देश्य से संबंधित क्रियाएं अमुक वर्ग या समूह द्वारा ही संपन्न की जानी चाहिए तथा प्रत्येक समूह का एक ही अधिकारी होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड में था एक ही व्यक्ति मैन होना चाहिए जिसके आदेश का सभी लोग पालन करें। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बताया है जो भी ग्रुप बना हुआ है, संबंधित क्रियाएं हैं, तो उस एक समूह का एक ही अधिकारी होना चाहिए। उस समूह को डायरेक्शन है वो एक ही व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। छठवां है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कॉमन गुड। तो फ्यूल कहते हैं कि एक कुशल प्रशासक वही होगा, एक कुशल प्रशासक वही होगा जो संस्था के हितों एवं व्यक्तिगत स्वार्थ के बीच समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करे। और यदि कहीं भी
दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो तो व्यक्तिगत हित को वह त्याग दे और सामान्य हितों को प्राथमिकता दे। अगला है पारिश्रमिक वेतनमान। फ्यूल के अनुसार कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दर अथवा भुगतान की पद्धति उचित व संतोषप्रद होनी चाहिए। यदि भुगतान की पद्धति उचित होगी तो कर्मचारी सदैव संतुष्ट रहेंगे और संबंधों में कभी तनाव नहीं होगा। उन्होंने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए गैर वित्तीय प्रेरणाएं अपनाने पर भी बल दिया। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था वो वित्तीय प्रेरणाएं देने की बात कर रहा था। जो अच्छा कार्य करे, जो तय समय में किया गया प्रमाणित कार्य करे, उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कह रहा था, उसको अधिक वेतन दिया जाए, वित्तीय प्रेरणाएं दी जाएं। जबकि ये हेनरी फ्यूल महोदय कहते हैं कि गैर वित्तीय प्रेरणाएं, इन पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। अगला है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। किसी संगठन में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए या विकेंद्रीकरण की, इसका निर्णय संगठन के व्यापक हितों, वहाँ काम करने वाले लोगों की मनोभावनाओं तथा कार्य की प्रकृति आदि सभी तत्वों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद ही करना चाहिए। प्रत्येक ऐसी बात को अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि करती है जो विकेंद्रीकरण कही जाती है। अतः जो अधीनस्थों के महत्व को कम करती है वो केंद्रीकरण की सूचक है। तो ये कहते हैं कि दोनों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें भी व्यापक है तो उसी को अपनाया जाना चाहिए। अगली 9वां सिद्धांत है सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन। सोपान श्रृंखला से तात्पर्य होता है कि सर्वोच्च पदाधिकारी के से लेकर निम्नतम पदाधिकारी के बीच संपर्क की एक व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संपर्क की व्यवस्था होनी चाहिए। संपर्क की व्यवस्था होनी चाहिए। फ्यूल के मतानुसार संस्था के पदाधिकारी ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी रेखा के रूप में संगठित होने चाहिए तथा किसी भी अधिकारी को अपनी सत्ता श्रेणी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस व्यवस्था को नीचे दिए गए चित्र में स्पष्ट किया गया है। यहाँ दोहरी सीढ़ी GAR के माध्यम से श्रेणी श्रृंखला को व्यक्त किया गया है। सिद्धांत के अनुसार यदि विभाग F और विभाग Q से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो प्रथम सीढ़ी पर पहले F विभाग से प्रत्येक विभागीय स्तर के द्वारा होते हुए A विभाग तक जाना होगा। तत्पश्चात इसी क्रम में दूसरी सीढ़ी पर Q विभाग तक नीचे उतरना होगा। ये गया है, ये F, ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए था इसको। तो ये F इधर से होता हुआ चढ़ गएगा और ये Q तक आना चाहता है तो इधर लौट के वो आ जाएगा। तो इस तरह से सीढ़ी की व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट यहाँ चला जाए, उसको क्रमशः अपने संपर्क होते हुए यहाँ से ऊपर से जाना चाहिए। G से गार के माध्यम से वह नीचे उतरेगा। G यहाँ से चला और A तक पहुँचा, फिर नीचे उतर के इस तरह से संपर्क स्थापित होना चाहिए एक व्यवस्था के क्रम में सोपान श्रृंखला के रूप में। 10वां है ऑर्डर। व्यवस्था से आशय सामग्री तथा कर्मचारी दोनों की व्यवस्था से है। इस संबंध में फ्यूल ने 2 उपसिद्धांत दिए हैं। पहला क्या था? प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान व प्रत्येक वस्तु नियत स्थान पर होनी चाहिए। यानी जो भी वस्तु है वो एक निश्चित जगह पर रखी जानी चाहिए। उस जगह अगर व्यवस्थित रहेगी तो जब भी उस वस्तु की ज़रूरत होगी वहाँ से प्रत्येक व्यक्ति उसको ले लेगा। अव्यवस्थित नहीं रहेगी। यदि अव्यवस्थित रहेगी तो उसको ढूंढने में ही बहुत अधिक समय लग जाएगा। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक नियत स्थान और प्रत्येक व्यक्ति अपने नियत स्थान पर होना चाहिए। जिस प्रकार वस्तु नियत स्थान पर होनी चाहिए उसी प्रकार व्यक्ति को भी एक नियत स्थान पर होना चाहिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति को ज़रूरत पड़ी तो उस व्यक्ति पर के पास जाकर वो सीधा संपर्क कर सके। हालांकि अब और पहले में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति को अपने नियत स्थान पर
होना चाहिए। अगर नियत स्थान पर होगा तो जिसको जहाँ ज़रूरत होगी वह पहुँच जाएगा, उस व्यक्ति से मिल लेगा। अगला है इक्वलिटी, समता, इक्विटी। इसका आशय यह है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ न्याय व उदारता का व्यवहार होना चाहिए, जिससे कि उनकी सद्भावना व सहयोग बना रहे। इक्विटी रहेगी, सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होगा, न्याय और उदारतापूर्वक व्यवहार होगा, सद्भावना और सहयोग बना रहेगा। अगला सिद्धांत है कार्यकाल की स्थायित्वता, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन्स। किसी नए कर्मचारी द्वारा किसी नवीन काम को सीखने और कुशलतापूर्वक उसके निष्पादन में समय लगना स्वाभाविक है। अतः यदि उस अवधि में से के पूर्व ही उसे निकाल दिया जाए अथवा काम सीखने पर समुचित समय उसे को न दिया जाए तो ये उसके साथ न्याय संगत नहीं होगा। फ्यूल ने इस बात पर बल दिया कि जहां हो सके कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए, जिससे कि वे निश्चिंत होकर तत्परतापूर्वक कार्य कर सकें। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात की है। हालांकि पुलिस विभाग में भी अपने यहाँ केंद्रीय स्तर पर भी कई आयोगों ने सुझाव दिया है कि डीएम या एसपी है, इनका कार्यकाल भी निश्चित किया जाना चाहिए, इनके ट्रांसफ़र जल्दी जल्दी नहीं होने चाहिए। हालांकि इसका पालन नहीं हो रहा है। अगला सिद्धांत है पहलपन, इनिशिएटिव। इसका आशय यह है कि सभी लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक सोचने तथा कार्य योजना क्रियान्वित करने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों में पहल की भावना को प्रेरित करना चाहिए कि कोई भी अपना इनिशिएटिव ले सके, बिना संकोच के अपनी बात अधिकारों को कह सके, क्रियान्वयन कर सके। चौदहवां सिद्धांत है स्पिरिट द कॉर्प, समूह भावना का सिद्धांत। फ्यूल ने सहयोग एवं सहकारिता के साथ काम करने की भावना पर बल दिया है। इस भावना को विकसित करने के लिए उन्होंने 2 सुझाव दिए। पहला, आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन कठोरता से होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का जो सिद्धांत है उसका प्रयोग कठोरता से होना चाहिए। आदेश 10 जगहों से नहीं मिलना चाहिए, एक ही जगह से आदेश होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। दूसरा, संदेश वाहन की प्रणाली अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए, जो कि GAR के माध्यम से बताया था कि इस माध्यम से जो संदेश वाहक होना चाहिए उसकी प्रणाली अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए, कहीं पर कोई चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। नहीं पता चला इतनी बड़ी श्रृंखला बना दी है और आपने अपना लेटर भेजा और सही जगह पर पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो ये संदेश को वहन करने की प्रणाली है वो अत्यंत प्रभावशाली होनी चाहिए। उनका यह मत था कि प्रशासन कुछ निश्चित कार्यों के द्वारा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित है। यह एक प्रक्रिया है जो कि पृथक पृथक क्रियाओं से मिलकर नहीं बनती, जबकि यह अंतर संबंधित कार्यों का एक समूह है जिसे एक विशिष्ट क्रम में निष्पादित किया जा सकता है। प्रशासन प्रक्रिया को नीचे जो दिया गया चित्र है उसकी सहायता से इन्होंने स्पष्ट किया है। यहाँ देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनके बीच कोऑर्डिनेशन का कार्य होना चाहिए। एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए इसके लिए। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो फ्यूल ने प्रशासन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण 5 जो क्रियाएं बताई हैं उनकी चर्चा इस प्रकार की गई है। तो सबसे पहले है नियोजन, ये जो प्लानिंग है।
नियोजन के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे, कब और कहाँ करना है, कौन करेगा तथा परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। नियोजन के लिए निम्न कदम उठाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले नियोजन की आधारभूत मान्यताओं को निर्धारित करना, इसके बाद लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करना, इसके बाद वैकल्पिक उपायों की खोज करना तथा परीक्षण करना, इसके बाद जो भी श्रेष्ठ विकल्प हो, श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। अगला, आवश्यक सहायक योजनाओं का निर्माण करना, फिर योजना का क्रियान्वयन एवं अनुवर्तन करना। इस तरह से योजना बनाई जानी चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो उसका चयन करना चाहिए, वही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। दूसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। नियोजन जिन उद्देश्यों व कार्यक्रमों को निर्धारित करता है उसके क्रियान्वयन के लिए संगठन का एक साधन या उपकरण है। इसके अंतर्गत प्रशासक विभिन्न साधनों को एकत्रित करता है तथा उनमें कार्यकारी संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। संगठन विभिन्न कार्यों का सामूहिकरण करने, कार्यों का वितरण करने तथा संबंधित व्यक्तियों को अधिकार एवं दायित्व सौंपने की प्रक्रिया है। किसी संस्था के संगठन के लिए प्रशासक को निम्न कार्यों को करना चाहिए। पहला, क्रियाओं का निर्धारण करना, क्रियाओं का समूहीकरण करना, फिर क्रियाओं को विभागों में सौंपना, फिर क्रियाओं के लिए अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करना, फिर आपसी कार्य संबंधों का निर्धारण करना। ये संगठन के लिए उनको ये कार्य करना चाहिए। सबसे पहले क्रियाएं निर्धारित होंगी, फिर क्रियाओं का समूहीकरण किया जाएगा, फिर क्रिया समूहों को विभागों को सौंप दिया जाएगा और क्रियाओं के लिए अधिकार और दायित्व निर्धारित किए जाएंगे, किसका क्या अधिकार है, किसका क्या दायित्व है। इसके बाद आपसी कार्य संबंधों का निर्धारण किया जाएगा। तीसरा, डायरेक्टिंग। तो निर्देशन वह कार्य है जिसके अंतर्गत संस्था के सदस्यों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं अभिप्रेरण किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को अधिकतम कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सके। टेरी के अनुसार निर्देशन में किसी कार्य को गति देना, व्यवहार में परिणत करना तथा गति समूह को प्रेरणात्मक शक्ति प्रदान करना शामिल है। वास्तव में निर्देशन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और कार्य है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। डायरेक्टिंग की यानी पर्यवेक्षण की निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है सुपरविजन। यह कार्य प्रशासक द्वारा अपने अधीनस्थों के कार्यों का निरीक्षण करने से संबंधित है। इसमें वह अपने अधीनस्थों को कार्य करने के ढंग, प्रक्रिया और नियमों की जानकारी देते हैं। दूसरा, कम्युनिकेटिंग, संप्रेषण। इसके अंतर्गत प्रशासक अपने अधीनस्थों के कार्यों के संबंध में आदेश निर्देश प्रदान करते हैं और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रेषित करते हैं और उनकी शिकायतों और सुझावों को सुनते हैं। तीसरा कार्य है मोटिवेटिंग। इसके अंतर्गत प्रशासक अपनी संस्था के सदस्यों में कार्य भावना तथा संस्था के प्रति अपनत्व की भावना का विकास करते हैं। अगला है नेतृत्व, लीडिंग। यह प्रशासक के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वह संस्था के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखता है और उन्हें पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। तो ये तो थी डायरेक्टिंग के अंतर्गत जो कार्य हैं, गाइडेंस के अंतर्गत वो आते हैं। अब इन के बीच का कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन करना है इन चीज़ों के बीच, प्लानिंग के बीच, डायरेक्टिंग के बीच, ऑर्गेनाइजेशन के बीच। किसी संस्था के कार्यों में शुभता उत्पन्न करने एवं सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में सामंजस्य उत्पन्न करना ही समन्वय है। इसके अभाव में लोग अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं और उत्पादकता कुप्रभावित होती है तथा लागत व्यय बढ़ता है। अतः बर्नार्ड ने लिखा है कि समन्वय किसी संगठन को जीवित रखने का महत्वपूर्ण तथ्य है। अब समन्वय के अंतर्गत क्या क्या कार्य आते हैं, तो वो है संतुलन, समय निर्धारण और विलयन। अगला है
कंट्रोलिंग, नियंत्रण। नियंत्रण से आशय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जा रहे प्रयासों की जांच करना तथा उनमें यदि कोई त्रुटि है तो उसे दूर करना है। नियंत्रण प्रक्रिया की 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला है लक्ष्यों एवं परिमापों का निर्धारण करना, फिर कार्यों का मूल्यांकन करना और वास्तविक प्रकृति को निर्धारित परिमापों से तुलना करना, और अगला है विचलन हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करना। आज का प्रश्न, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? आधुनिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? साथ ही साथ आज का दूसरा प्रश्न, किसने प्रबंधन की 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया? आज का तीसरा प्रश्न, हेनरी फ्योल की पुस्तक का क्या नाम है? जो भी व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर देगा उसका नाम अगली वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगले वीडियो में अपना नाम अंकित कराइए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।